Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon secondary market. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मार्केट पर डिस्कशन को फोकस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे प्राइमरी मार्केट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। अब हम सेकेंड मार्केट यानी कि सेकेंडरी मार्केट की तरफ मूव करते हैं। क्या मतलब होता है सेकेंडरी मार्केट का? अ सेकेंडरी मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर इन द शेयर्स ऑफ कंपनीज आर ट्रेडेड अमंग इन्वेस्टर्स. इट मीन्स दैट investors can freely buy and sell shares without the intervention of the issuing company. In these transactions among investors, the issuing company does not participate in income generation and share valuation is rather based on its performance in the market. Income in this market is thus generated via the sale of the shares from one investor to another. तो इस मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट का नाम देते हैं। यानी कि क्या होता है सेकेंडरी मार्केट? ये एक वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज के शेयर्स को इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड किया जाता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? यहां इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं और सेल करते हैं, और इसमें जो इश्यूइंग कंपनी है वो किसी भी तरीके का कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। यानी कि बिना इश्यूइंग कंपनी के इंटरफेरेंस के जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्रीली शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स के बीच में इस टाइप के ट्रांजैक्शंस फोकस किए जाते हैं तो जो इश्यूइंग कंपनी है वो किसी भी तरीके से इनकम जनरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इनकम जनरेशन कंपनी की नहीं होती है इसके अंदर, बल्कि किसकी इनकम जनरेशन होती है? इन्वेस्टर्स की होती है। मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं शेयर्स के प्राइजेज में, और उसकी वजह से प्राइजेज में डिफरेंसेस आते हैं, उनके बेसिस पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने प्रॉफिट को अर्न करते हैं। लेकिन इससे कंपनी की इनकम जनरेशन को कोई लेने देना नहीं होता है। यानी कंपनी इससे कोई भी इनकम जनरेट नहीं करती है, बल्कि जो इसके शेयर का वैल्यूएशन होता है ये मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में जो कंपनी बेटर परफॉर्मेंस दे रही होती है, जिसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स लगातार प्रॉफिटेबल सिचुएशन को शो कर रहे होते हैं, उनके शेयर के प्राइजेस लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो उसके बेसिस पर उनका जो शेयर वैल्यूएशन है वो भी हाई लेवल तक बढ़ता चला जाता है अगर वो लगातार प्रॉफिटेबल सिचुएशन में रहती हैं। उस केस में तो जो उनका इनकम जनरेशन है वो उनके शेयर वैल्यूएशन के बेसिस पर होता है, और शेयर वैल्यूएशन मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर जज किया जाता है। इट मीन्स दैट जब हम इस टाइप के मार्केट में इनकम के जनरेशन की बात करते हैं तो इसको जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेलिंग द शेयर फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। यानी कि जब एक इन्वेस्टर को लगता है कि उसने कम प्राइस पर शेयर्स को परचेज किया है, और जब शेयर्स के प्राइस इंक्रीज जाते हैं तो उस बढ़े हुए प्राइस पर वो क्या करता है? दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर देता है। इस तरीके से जो गैप आया वो गैप उसके लिए प्रॉफिट जनरेशन का काम करता है। तो सेकेंडरी मार्केट में इस तरह से ट्रेडिंग को फोकस करते हुए इन्वेस्टर्स प्रॉफिट को अर्न करते रहते हैं। यहां मैं कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जो सेकेंडरी मार्केट में फंक्शनिंग को फोकस करती हैं, जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है सेकेंडरी मार्केट में। ऐसी कौन कौन सी पढ़ रही हैं, ऐसी कौन कौन सी एंटिटीज हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज द रिटेल इन्वेस्टर्स, जो लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं प्राइस में फ्लक्चुएशंस की वजह से उसके बेनिफिट को अर्न करने के लिए ये लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स का नाम देते हैं। दूसरे होते हैं एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी कि ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं शेयर मार्केट के रेफरेंस में कि किस शेयर में पैसा लगाना चाहिए, किस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए, कितना अमाउंट लाना चाहिए, किस प्रोपोर्शन में अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए डिफरेंट शेयर्स में। इसके रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड की जाती है इन पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से। इन्हें हम ब्रोकर्स का भी नाम देते हैं, जिनमें हम कमीशन ब्रोकर्स और सिक्योरिटी डीलर्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं। क्या करते हैं? ये इसके जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके रेफरेंस में एक कमीशन चार्ज करते हैं, इसी वजह से हम इनको कमीशन ब्रोकर्स या सिक्योरिटी डीलर्स का नाम देते हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं इसके अंदर दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स।
ये भी प्रॉपर्ली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं हमेशा। जो डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ये भी वो पार्टीज होती हैं जो सेकेंडरी मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं। तो ये कुछ एंटिटीज हैं जो सेकेंडरी मार्केट में हमेशा फंक्शनिंग में आपको इन्वॉल्व मिलेंगी, जो रेगुलर बेसिस पर सेकेंडरी मार्केट में डीलिंग करती ही रहती हैं, ये वो पार्टीज हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अबाउट द सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि हम लोग में भी, हम में से भी है ना, बहुत सारे पर्सन्स ऐसे रहते हैं जो लगातार सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते ही रहते हैं और शेयर्स को परचेज करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि सेकेंडरी मार्केट में ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां फंड को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट किया जा सकता है और एक प्रॉपर प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। तो यहाँ हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे जो सेकेंडरी मार्केट में इश्यू किए जाते हैं या जिनमें प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट को फोकस किया जा सकता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को मैं डिवाइड कर सकता हूं इन 3 पर्टिकुलर पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड वन इज द वेरिएबल इनकम इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड वन इज नोन एज द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। अब क्या क्या होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं? These are primarily debt instruments ensuring a regular form of payment such as interest and the principal is repaid on maturity। यानी कि ये एक तरीके के प्राइमरी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो रेगुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट को एंश्योर करते हैं। यानी कि एक फिक्स्ड इनकम आपकी जनरेट होती है, इस बात की गारंटी प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जहां आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और मैच्योरिटी के बाद आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को भी रीपे कर दिया जाता है। जैसे डिवेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं और प्रेफरेंस शेयर्स। ये 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिवेंचर्स की। क्या होते हैं डिवेंचर्स? ये अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी कि ये कोलेटरल्स के द्वारा सिक्योर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि आप जब लोन लेते हो बैंक से तो आप सिक्योरिटी देनी पड़ती है उसमें ना, तो वो सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। लेकिन जब डिवेंचर्स में फंड इन्वेस्ट किया जाता है तो ये एक अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट है। जब हम डिवेंचर्स पर रिटर्न्स की बात करते हैं तो रिटर्न्स जनरेटेड फ्रॉम डिवेंचर्स आर डिपेंडेंट ऑन द इश्यूअर्स क्रेडिबिलिटी। तो जो इश्यूअर की क्रेडिबिलिटी है, जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी है, जिनके डिवेंचर्स में आप अपना फंड इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करता है आप डिवेंचर से कितना रिटर्न जनरेट करोगे। ठीक है। सेकेंड वन इज बॉन्ड्स। क्या होते हैं बॉन्ड्स? बॉन्ड्स आर एसेंशियली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। 2 पार्टीज के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां गवर्नमेंट या फिर कंपनी इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करती हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स इन बॉन्ड्स को परचेज करते हैं और ये इश्यूइंग एंटिटी को एक लार्ज अमाउंट ऑफ फंड को कलेक्ट करने की परमिशन भी देती है। यानी कि बॉन्ड्स को इश्यू करके कोई भी कंपनी लार्ज अमाउंट में फंड को कलेक्ट कर सकती है और उसके बेसिस पर अपने डिफरेंट ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट भी कर सकती है। ठीक है। यहां क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इंटरवल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है और जब उनका बॉन्ड मैच्योर हो जाते हैं तो उस बॉन्ड की प्रिंसिपल अमाउंट उनको रिटर्न कर दी जाती है। तो एक तरीके से ये सेफ इंस्ट्रूमेंट रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है और आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपको मैच्योरिटी के बाद रिटर्न कर दी जाती है। और थर्ड कैटेगरी आती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द प्रेफरेंस शेयर्स। इंडिविजुअल्स ओनिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन अ कंपनी रिसीव्स डिविडेंड्स बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यानी कि अगर कंपनी के द्वारा इश्यू की गए प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आप कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाते हो तो उस केस में आपको डिविडेंड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में पहले पे किया जाता है। यानी कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर आपको डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है। और अगर कंपनी बैंक्रप्सी को फेस करती है, यानी कभी कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कंपनी बैंक्रप्ट हो जाती है और उसको वाइंड अप करना पड़ता है, तो उस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं
उनकी प्रिंसिपल अमाउंट को सबसे पहले पे किया जाता है, उसके बाद अदर शेयर होल्डर्स की अमाउंट को पे किया जाता है। ठीक है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट को प्रेफरेंशियल शेयर का नाम देते हैं। नेक्स्ट टाइप इज वेरिएबल इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट इन सच इंस्ट्रूमेंट्स जनरेट एन इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स एंड वेरियस मार्केट फैक्टर्स डिटरमाइन द क्वांटम ऑफ सच रिटर्न्स। यानी कि जब इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये इन्वेस्टर को एक इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, ये मार्केट के डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को हाई रिस्क भी देती हैं और उसके साथ साथ हायर रिवॉर्ड की भी गारंटी देती हैं। अगर रिस्क ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा ही मिलता है। जैसे हम इसमें दो इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे इसके। द फर्स्ट वन इज द इक्विटी एंड सेकेंड वन इज द डेरिवेटिव्स। इक्विटी शेयर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स दैट अलाउ अ कंपनी टू रेज फाइनेंस। यानी कि इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंस को रेज कर सकती है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स को अगर कैप्चर करते हैं या इक्विटी शेयर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में से वो क्लेम करने के लिए कंप्लीटली राइट रखते हैं। दे हैव द राइट टू क्लेम ओवर द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। और इसके साथ साथ जब कंपनी लिक्विडेशन की प्रोसेस को पास करती है तो उसकी असेट्स में से भी पार्टिसिपेशन का राइट रखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, और जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, दे आर अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन टू डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्विंग पे ऑफ फॉर स्टिपुलेटेड परफॉर्मेंस। यानी कि कंपनी की जो स्टिपुलेटेड परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के साथ में इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइंड करके एक नई फॉर्म क्रिएट करते हैं तो इस नई फॉर्म को या कंबाइंड फॉर्म को हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। जैसा कि आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का नाम सुना होगा, तो जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं ये एक तरीके के हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट होते हैं बिकॉज दीज कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर अवेलेबल एज अ लोन और डेट सिक्योरिटीज। क्योंकि ये जो डिवेंचर्स होते हैं ये एक लोन की तरह या डेट सिक्योरिटीज की तरह अवेलेबल होते हैं और इन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को एक प्री डिटरमाइंड पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो ये जो इंस्ट्रूमेंट हो गया कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसमें दो पर्टिकुलर डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला तो है डिवेंचर और दूसरा है इक्विटी शेयर। दोनों की ही प्रॉपर्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, इसी वजह से हम इसको हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां कोई भी इन्वेस्टर अपने पर्टिकुलर फंड को प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, थैंक यू।